ओम शांति। राजयोग एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम राजयोग करते हैं तो राजयोग में मन की जो शक्ति है, पावर ऑफ माइंड, उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत तीव्र वेगी है। एक सेकंड में कहां से कहां चला जाता है। आप सोचो कि अगर ये कहा जाए कि आपका कोई मित्र लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और उसको याद करना हो तो कितना टाइम लगता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मन लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ये नहीं कहते हैं कि इतना दूर है, इतने किलोमीटर है, मैं कैसे उस व्यक्ति को याद करूं। नहीं, सहज मन चला जाता है। ठीक इसी तरह अगर ये कहा जाए कि बचपन की कोई घटना आप याद करके सुनाइए तो मन 20 साल पीछे चला जाएगा या 25-30 साल पीछे भी चला जाएगा बचपन में, और वो सारी घटना को आप वर्णन करके सुनाते हैं। ऐसा हुआ था, ये कहा था, उसने ऐसा किया था, सारी बातें इतना स्पष्ट स्मृति में आ जाती है। ये नहीं कहते हैं 25-30 साल हो गया, कैसे मैं उस घटना को याद करूं। या कोई भविष्य का प्लानिंग करना है, आज से 5 साल के बाद तक का, वो सारा प्लानिंग भी मन कर लेता है। मन के लिए कोई बंधन या बैरियर नहीं है। समय या स्थान कभी भी मन के लिए बंधन या रुकावट नहीं बन सकता है। इतना तीव्र वेगी मन है। तो ये जो मन की पोटेंशियल है, ये जो मन की शक्ति है, उसी को ही हम राजयोग में यूज करते हैं ईश्वर को याद करने में। और इसीलिए कहा कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, मन की यात्रा है, कि जब मन को हम ईश्वर के सानिध्य में ले जाकर के एकाग्र करते हैं। परंतु इस आध्यात्मिक यात्रा के 3 कदम है। प्रथम कदम है जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है। उसके बाद दूसरा कदम है जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, जब मन को उस परमात्मा के सानिध्य में ले जाते हैं। और तीसरा कदम इस यात्रा का है इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। प्रथम कदम जो कहा कि इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है, तो भीतर माना आत्म स्वरूप में स्थित करना। आत्म स्वरूप जब हम कहते हैं तो भाव ये है कि जो आत्मा की वास्तविकता है, उस वास्तविकता में हम अपने कॉन्शियसनेस को ले जाकर के स्टेबलाइज करते हैं, स्थित करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, जब घर में है, छुट्टी के दिन पर है, तो उस समय वह अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है। उस समय वह अपने आप को घर का सदस्य समझता है, और घर का सदस्य समझने से वह घर के कारोबार में हाथ भी बटाएगा, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा, या अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग करेगा, बगीचे में पानी डालेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, कि कोई रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जैसे ही ये स्मृति जागृत होती है, तैयार होते होते
मैं डॉक्टर हूं, कि कौन याद आता है उसको? हॉस्पिटल याद आएगा, पेशेंट्स याद आएगा, ऑपरेशन याद आएगा, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है, किस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, ये सारी प्लानिंग उसकी शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचता है और उसकी चाल बदल जाती है, ऑफिशियल हो जाता है। कोई गुड मॉर्निंग करता है तो गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे बढ़ता है, ये नहीं कि व्यर्थ की बातें करने के लिए खड़ा हो जाता, क्योंकि उस समय उसने अपने आप को डॉक्टर समझा है। पेशेंट के पास जाता है राउंड लेने पर, जिसका अगले ही दिन शाम को ऑपरेशन हुआ है। नेचुरल है, उसको थोड़ी रात में तकलीफ हुई होगी, नींद का प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि कटा हुआ है तो उसका इफेक्ट तो जरूर होगा। वो जा करके बहुत लाइटली होकर के उस पेशेंट से बात करता है, पेशेंट के कंप्लेन सारी सुनता है कि डॉक्टर साहब रात भर तकलीफ हुई, नींद नहीं आई, गैस हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। डॉक्टर साहब उस समय उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन के बाद तो आप चलना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से ठीक है, आज रात को अच्छी एक और गोली ट्राई करते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। इस तरह से फिर उसके बाद जैसे ही ओपीडी में आकर के बैठता है और मान लो वहां कोई रिश्तेदार आ जाए और रिश्तेदार सवाल पूछना शुरू करे, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में माताजी पिताजी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, परिवार में सभी ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कहेगा? सब ठीक है, बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है। मना उस वक्त उसने अपने आप को रिश्तेदार नहीं समझा है, उस समय वो अपने उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं डॉक्टर हूं। रिश्तेदारी की बात घर में होती है, इसीलिए वो तुरंत उस पॉइंट पर आ जाता है, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, तो उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। मान लो कि उसी वक्त उसके घर से फोन आ जाए और माँ ने कहा कि बेटे शाम को तुम जब घर लौटो तो फलानी चीज बाजार से ले आनी है। हाँ करके फोन रखेगा, लेकिन जब शाम को घर जाएगा तो भूल जाएगा। माँ कहेंगी ये भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुम्हें क्या हो गया? भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन वो बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था, और इसीलिए वो बात दिमाग के अंदर गई ही नहीं। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए, एक व्यक्ति अपने आप को टीचर समझता है तो उसको कौन याद आता है? स्टूडेंट्स याद आते हैं। ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, ये क्लास को एक्टिविटी करानी है, ये क्लास की यूनिट टेस्ट लेनी, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है उसी अनुसार उसके, क्योंकि उसने अपने आप को टीचर समझा, उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह मान लो एक व्यक्ति अपने आप को पति समझता है तो पत्नी की याद स्वाभाविक है, पिता समझता है तो बच्चों की याद स्वाभाविक है, खुद को बच्चा समझता है तो माता पिता की याद स्वाभाविक है, खुद को भाई समझता है तो भाई बहन की याद स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह जब अपने आप को आत्मा समझता है तो परमात्मा की याद भी सहज स्वाभाविक है। इसीलिए जिस तरह से आपको ट्रेन में जाना है, मुसाफरी करनी है, उस यात्रा पर जाना है, तो एक प्लेटफॉर्म जरूरी है जहां से आप ट्रेन पर चढ़ते हैं। फ्लाइट में जाते हैं, हवाई यात्रा करने लगते हैं तो रनवे जरूरी है जहां से वो फ्लाइट उड़ान भरता है। ठीक इसी तरह मन को भी एक उड़ान भरनी है तो प्लेटफॉर्म कहो, वो रनवे कहो, जहां से हम उड़ान भरते हैं,
तो उसके लिए आत्मस्थिति बहुत जरूरी है। खुद को देह समझ करके आप ध्यान करने बैठेंगे तो देहधारियों की याद स्वाभाविक आएगी। खुद को मालिक समझ करके बैठेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी याद आएंगी, कारोबार याद आएगा। इसीलिए जब ईश्वर में ध्यान लगाना है तो उस वक्त अपने आप को आत्म समझना बहुत जरूरी है। और वो आत्मा भी कैसी? मैं शुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा हूं। इस कॉन्शियसनेस में जैसे ही हमने मन को स्टेबलाइज किया तो धीरे धीरे सेकंड कदम, जिसको कहा जाता कि मन सहजता से उस उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा के जो 7 गुण हमने प्रथम सत्र में देखे थे, आत्मा के परिचय के समय, वो 7 गुण का स्वरूप बनना, ये प्रथम कदम है। उसके बाद जो दूसरा कदम है, इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स। परमात्मा के सानिध्य में मन को ले चलते हैं। तो जैसे ही आत्मनिश्चय किया कि मन उस ईश्वर की ओर जाता है, और जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तो नेचुरल है कि आत्मा का पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो कनेक्शन होना स्वाभाविक हो जाता है। जिस तरह से कोई भी 2 वायरों का कनेक्शन करना होता है तो दोनों का ऊपर का इंसुलेशन उतारना पड़ता है, फिर वायर को जोड़ो और तब जाकर के करंट पास होता है। ठीक इसी तरह आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। जब परमात्मा से जोड़ते हैं तो उस परम स्रोत से वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन यहां कई लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि बहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हम सोच रहे हैं हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, होती कुछ नहीं है। कैसे पता चले कि हाँ मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूं मेडिटेशन में या नहीं, ये मुझे कैसे पता चले? बहुत सिंपल बात है कि जिस तरह से आज की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, जब उसको यूज करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखो तो रिचार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे हुई? तो सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के भीतर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जब उसको यूज करते हैं तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ठीक इसी तरह मेडिटेशन चार्जर है। लेकिन कैसे पता चले? तो इस बैटरी के एग्जाम्पल से हम स्वयं को भी अगर देखें तो आज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण यही है कि हमारे भी भीतर की जो मैकेनिज्म है सारी अस्त व्यस्त हो गई है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। जैसे मन के अंदर कभी कभी बहुत सुंदर विचार आते हैं, लेकिन जब भावनाओं को देखते हैं तो भावनाएं कुछ और होती है, महसूसता कुछ और हो रही है, मनोवृत्ति कुछ और है, दृष्टिकोण कुछ और है, वाणी कुछ और निकल रही है, व्यवहार कुछ और है और कर्म कुछ और है। माना कहीं पर भी सुव्यवस्थितता नहीं है। इसीलिए कई बार लाइफ में लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता, वो मेरी वाणी क्यों नहीं है, या वो मेरी भावनाएं क्यों नहीं है, वैसा मेरा व्यवहार क्यों नहीं है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, बैटरी डिस्चार्ज है।
अब मेडिटेशन चार्जर है, लेकिन जब हम अपने आप को उस परम स्रोत के साथ जोड़ते हैं, मन और बुद्धि ये दो पिन है, जब उसको जोड़ते हैं उस परमात्मा के साथ में, तो जो ईश्वर से करंट आती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उस करंट से हमारे भीतर एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और ये परिवर्तन ही प्रमाण है कि बैटरी चार्ज हो रही है। वो परिवर्तन भी सकारात्मक परिवर्तन, जो खुद को भी महसूस होता है, हमारे आसपास वालों को भी महसूस होता है। इसलिए कई बार कई लोग कहते भी हैं, जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया है तब से उसमें बहुत चेंज आ गया है। पहले तो कैसे रफ डफ बात करता था, असभ्य शब्द निकलते थे, लेकिन अब उसके अंदर जैसे धैर्यता, गंभीरता आ गई है। बहुत जल्दी रिएक्टिव नहीं है, पहले तो बहुत जल्दी रिएक्टिव, अरे छोटी छोटी बातों में इतना टेंशन ले लेता था, अभी इतना टेंशन नहीं है। तो ये चेंज, ये परिवर्तन जो दिखाई देता है, ये प्रमाण है कि शक्ति आई है, तभी तो ये परिवर्तन हुआ है। डिस्चार्ज बैटरी है, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण यही है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मूड ऑफ, माइंड डिस्टर्ब होना, ये सारे लक्षण है कि बैटरी डिस्चार्ज है। तो बैटरी चार्ज हो रही है तो मनुष्य के अंदर धैर्यता, गंभीरता, शांति ये स्वाभाविक आने लगती है। लाना नहीं पड़ता है, या कोई दिखावे की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही है, जो सोच रहा है वही महसूस करने लगता है, वही उसकी वाणी निकलती है, तो सारी इंटरनल मैकेनिज्म एक दूसरे से हार्मनी में फंक्शन करने लगती है। और जैसे ये हार्मनी होने लगी, सुसंवादिता आई, जीवन इतना सरल, सहज होने लगता है। इसलिए कहा कि बैटरी चार्ज होने का प्रमाण है कि अब छोटी छोटी बातों में टेंशन नहीं, कोई बात हुई सहजता से हो जाएगा, पार हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, फील नहीं किया, ठीक है, उसने अपनी समझ के हिसाब से बोला, ये उसकी समझ है, मेरी समझ क्या है। तो व्यक्ति के भीतर पर्सनैलिटी में काफी चेंज आता है, तो ये प्रमाण है कि बैटरी चार्ज हुई है। और तीसरा कदम इस यात्रा का है, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, कि जब मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और जैसे जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होने लगती है, वैसे वैसे वो प्रकंपन व्यक्ति के आसपास क्रिएट होने लगता है। ये तो विज्ञान भी मानने लगा है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक वाइब्रेशन का ओरा होता है, एक प्रभा मंडल उसके चारों ओर होता है। किसी किसी के आसपास या चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का प्रभा मंडल होता है, किसी किसी के चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभा मंडल होता है। लेकिन जितना व्यक्ति के चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभा मंडल क्रिएट होता है, पॉजिटिव ओरा होता है, उतना उसको बेनिफिट यही है कि वही पॉजिटिव एनर्जी का ओरा उसके लिए एक कवच बन जाता है, जो उसको सुरक्षित रखता है। आज के युग में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति जब काम पर जाता है तो चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी है, वायुमंडल में नेगेटिव एनर्जी है, और जब उस नेगेटिव एनर्जी के वायुमंडल में जाकर कार्य करता है तो नेचुरल है कि उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो नेगेटिव वातावरण उस ऊर्जा को खींच लेता है। इसीलिए व्यक्ति दिन के अंत में एकदम ड्रेन फील करता है, जैसे ताकत ही नहीं रही है, क्योंकि वो नेगेटिव वातावरण ने
उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को जैसे सक कर लिया, खींच लिया, तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा समा जाती है, थकावट महसूस होती है, ड्रेन फील करता है। वहां से जब वापस घर पे आता है और घर पर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम माइंड इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की नेगेटिव ऊर्जा को वो लेकर के आता है। इसलिए घर का वातावरण भी नकारात्मक बनने लगता है, कलह क्लेश आरंभ होता है, ये सब होता है। तो मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है? मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब हम सुबह सुबह मेडिटेशन करके अपने बैटरी को चार्ज करते हैं, अपने चारों ओर ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल क्रिएट करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत पावरफुल कवच होता है। तो जब व्यक्ति उस नकारात्मक वातावरण में जाता भी है कार्य करने अर्थ, तो उसकी वो ऊर्जा के कारण, उसका वो कवच होने के कारण वो नकारात्मक वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो उसको छेद करके, क्योंकि पॉजिटिव पावरफुल है, नकारात्मक पावरफुल नहीं होता है, खोखला होता है। तो इसीलिए वो नकारात्मक उसके भीतर पर्सनालिटी को स्पर्श नहीं करता है और वो शांति से प्यार से अपना कार्य करता भी है। उतना ही नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, मानो वो सामने वाला व्यक्ति टेंशन वाला होता है, वो जब उसके संपर्क में आता है और उससे बातचीत करता है तो उसके साथ वो इतना कंफर्टेबल फील करता है, कभी उससे भयभीत महसूसता नहीं होती है, लेकिन उसके साथ में बैठने में भी, उसके सानिध्य में होने से भी सुकून का अनुभव करता है, कोई खतरा महसूस नहीं करता है। इसीलिए जितनी व्यक्ति के आसपास ये पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभा मंडल बढ़ता है, उतना ही वो दूसरों के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देता है कि दूसरे भी उनसे कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, सुकून महसूस करते हैं। और कभी कभी वो बाहर जाकर के बोलते भी है कि पता नहीं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो जब भी उसके पास बैठो ना बड़ा सुकून मिलता है, जैसे इतनी शांति मिलती है। तो कई लोग कहते भी हैं, इतनी शांति आपकी पर्सनैलिटी में कैसे है, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, ऐसे पूछते भी हैं। मेडिटेशन से ये बेनिफिट हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए आज के युग में मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि कौन इंसान अपने जीवन में ड्रेन, थकावट, चिड़चिड़ा वाला, नेगेटिव ऊर्जा वाला महसूस करना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये मेडिटेशन के 3 कदम, पहले स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करना, दूसरा फिर परमात्मा में उस मन को जोड़ना, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ये थे 3 कदम। आगे हम देखेंगे राजयोग की बहुत सहज सरल विधि क्या है। उस विधि को बहुत स्पष्ट रूप में हम महसूस करेंगे। ओम